Hi guys, good morning to you all. This is Arushi here. Good afternoon. Welcome to my YouTube channel. So I know that I do have the option to use a PDF of this very same newspaper and explain to you all guys how to approach. But honestly guys, मज़ा नहीं आता है यार. I'm not used to reading. I do have a tab of my own and cell phone, smartphone, but still I don't know why somehow I can never get used to the PDF version of newspapers. I really like the hard copy, and so I'm using this as it is to explain you my personal approach of reading or skimming through the Hindu daily newspaper for my UPSC and other exams preparation. Alright, so today is June 12th, 2021, and I have the Lucknow edition of the Hindu, and this is how the news goes. Alright, so first of all, you should spend not more than 1 hour in completing your newspaper, and that too including the editorials, right? तो मैं आपको इस वीडियो में अप्रोच बताऊंगी कि आपको एडिटोरियल्स को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए एंड ओवरऑल पूरे न्यूज़पेपर को कैसे कवर करना चाहिए. तो लेट्स हैव अ लुक एट द फ्रंट पेज and read the headlines only. Yes, these are some very important national issues, but right now we only are looking from the perspective of UPSC. Okay, so 4 Kerala women who have joined IAS, the center will not allow for the return, right? It is a national internal security issue. It is good if we give it a read, but it is not important for us to take notes from it. Okay, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, बट नोट्स बनाने की इस न्यूज़ आइटम से ज़रूरत नहीं है. हमको ये सारी न्यूज़ सिर्फ एक अवेयर सिटीज़न के पर्सपेक्टिव से पढ़नी चाहिए, राइट? यूपीएससी एस्पायरेंट का पर्सपेक्टिव मैं अभी आपको बताऊंगी. ये सारी न्यूज़ अगर आपके पास टाइम हो तो ही पढ़ो, एंड इफ़ यू डोंट हैव द टाइम यू कैन absolutely waste no time and you can skip it without any doubt, right? ये सारी जो हमारी पॉलिटिकल न्यूज़ एंड इश्यूज़ हैं, राइट? SC रिजेक्ट्स एक्स मुंबई पुलिस चीफ्स अपील. तो ये हमारा कुछ हद तक GS4 में एथिक्स का एक केस स्टडी ये शायद बन जाए, बट nevertheless this news item is again not very important. You can of course give it a read, but not waste much time in it. ये भी थोड़ा बहुत सेंटर स्टेट रिलेशन को हाईलाइट करता है एज अ केस स्टडी, बट अगेन इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ UPSC. ओके, सो ऑल इन ऑल फ्रंट पेज पे ऐसी कोई न्यूज़ ऐसी नहीं है कि आपको इससे नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत पड़ी. एक डिफेक्शन का केस है एंड सेंटर टू एंगेज विद JNK पार्टीज, ये फेडरलिज्म का पूरा पर्सपेक्टिव हो जाएगा. तो ठीक है, यू शुड हैव इंटरेस्ट इन ऑल दिस, बट अगेन कीपिंग UPSC इन माइंड, दोज न्यूज़ आर वर्थ ओनली गिविंग अ ब्रीफ रीडिंग. ये भी आपको पढ़ना किस पर्सपेक्टिव से चाहिए. आपको ये पढ़ना ऐसे चाहिए कि ये हमको बता रहा है हाउ डज NGT डील्स विद दीज लोकल इश्यूज. इसमें NGT के मैनी पीपल कॉल NGT एज अ टूथलेस टाइगर. ओके, वो सिर्फ ऑर्डर्स दे सकता है, सैंक्शंस कर सकता है, बट उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई लीगल प्रोसीजर भी होना चाहिए. बट स्टिल the local government and people, they approach NGT to get their issues resolved. यहाँ पे illegal godowns, illegal garbage godowns का issue है near a residential colony and it is being dealt with by NGT. So इसके क्या pros and cons है. अगर NGT के ऊपर कभी कोई मेंस में क्वेश्चन आया कि आप
क्रिटिकल एनालिसिस करो एनजीटी के रोल पे इन टुडेज सिनेरियो, तो आप ऐसे छोटे छोटे केस स्टडीज़ को यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, ये सिर्फ एक ऐसी न्यूज़ है, DUTA है, DESU की न्यूज़ है। ऑलराइट, यू डोंट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन इट, मैन स्टैप टू दैट। कि स्पीड लिमिट, जहाँ पे स्पीड लिमिट की बात है तो ये एक ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी का इशू आ जाता है। राइट, इट इज़ गुड इफ़ यू आर अवेयर कि M1 M2 टाइप की व्हीकल्स क्या होती है, M3 कैटेगरी व्हीकल्स क्या होती है, बट अगेन नॉट ऑल दैट इम्पॉर्टेंट। राइट, here only you should understand the dynamics and the usefulness of imposing speed limits. ये भी ethics का केस है, right? This can be asked in a GS4 case study. तो आपको न्यूज़पेपर सिर्फ GS1, 2 and 3 के पर्सपेक्टिव से ही नहीं पढ़ना है, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कौन सी केस स्टडी है जो इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जनरल स्टडीज़ 4. ओके, क्योंकि कुछ कुछ इवेंट्स हमारे ऐसे आ जाते हैं जो हम अपने GS4 के आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं थ्रू केस स्टडीज एंड एग्जाम्पल्स दैट इम्प्रूव आवर मार्क्स. सो ऑल्सो यू शुड टेक नोट ऑफ दैट. राइट, यहाँ इस पूरे पेज में सिर्फ ये पीस इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमको किसी भी लैंड को इवैक्यूएट करना है या फिर ट्रीज कट करनी है या फिर स्लम्स को रिहैबिलिटेट करना है, तो उसके पर्सपेक्टिव से ये छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि अगर 60 डेज तक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डज नॉट गिव अप्रूवल और सैंक्शन टू कट डाउन द ट्रीज within 60 days, then it is right, it is granted, it is seen as a permission that has been granted, right, if no steps have been taken. So this is the only news that is important over here. यहाँ पे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जो स्लम्स और 3003 फैमिलीज़ को इवैक्यूएट कराया गया था फ्रॉम द लैंड एज पर द राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी एंड लैंड एक्विजिशन रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013, उन फैमिलीज़ को उस लैंड के मार्केट वैल्यू से उसका डबल प्राइस दिया गया. ठीक है, और उनके रिहैबिलिटेशन के लिए भी अरेंजमेंट्स किए गए, राइट, फॉर अ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट. राइट, सो यू शुड ऑल्सो नो द डिफरेंस बिटवीन अ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट एंड अ ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. राइट, ग्रीन फील्ड they are started from the scratch, from the ground, they are brand new infrastructure projects, and brown field are those who are already constructed but उस पर थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट. ओके, यहाँ पे एक छोटा सा राशन कार्ड का इशू है, राइट, अ टसल बिटवीन दिल्ली एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. इन सब न्यूज़ आइटम्स के नोट्स बनाना ज़रूरी नहीं है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड so that when if it ever asked in the interview or whether you have to give an example or not, you are aware कि क्या हम कोट कर सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं. मेक्स अस मोर अवेयर ऑफ दीज जनरल इवेंट्स. ओके, नाउ न्यूज़ आइटम्स लाइक दीज, राइट, ब्रू रेफ्यूजी का रिहैबिलिटेशन, जिनको रियांग भी कहा जाता है. तो इसमें हमको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए कि ब्लू और रियांग ट्राइबल्स कौन से हैं, व्हाट राइट. तो जैसे आई वाज सेइंग कि ये ब्रू रिहैबिलिटेशन का इशू है, ब्रूस को रियांग भी कहा जाता है. तो इनके रिहैबिलिटेशन में दे हैव बीन ट्रैप्ड बिटवीन त्रिपुरा एंड द एडजॉइनिंग स्टेट फॉर मैनी ईयर्स, और ये एक बहुत ही बड़ा अंडरलाइन इशू है, राइट. तो उस बड़े से अंडरलाइन इशू का ये एक छोटा सा पार्ट है,
राइट 1997 से 40,000 ब्रूज त्रिपुरा में कैंपिंग कर रहे हैं क्योंकि मिज़ोरम में एथनिक वायलेंस खड़ा हो गया था. सो इट इज़ ऑल्सो अ सोशल इशू एंड इट इज़ ऑल्सो एन इंटरनल सिक्योरिटी इशू, ऑलराइट, बिकॉज इट इज़ अ केस ऑफ एथनिक वायलेंस. ओके, सो इसका जो पूरा दायित्व है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, राइट, एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ त्रिपुरा एंड मिज़ोरम. So this is a very small update on an issue that has been lingering around our current affair newspapers for many years now. So it is recommended to approach such kind of news from a issue based perspective. Okay, it is important कि आप इस पूरी कहानी के बारे में एक historical perspectives के हिसाब से पढ़ो and then make a background note of this issue and then keep updating it, right? So if you are thoroughly well versed with this issue, particular issue, as an example, ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आइटम्स हैं जो एक लार्जर इशू पे बेस्ड हैं, और अगर आप उनसे बहुत ज़्यादा वेल अवेयर हो तो आपको इसकी भी नोट्स बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. Right, so that is actually an advantage that comes over when you keep reading newspapers for 2-3 years down the line, and then your notes also keep getting reduced, year after year, because most of these issues are repetitive and keep circulating. Okay, now ये है उड़ीसा में टर्मरिक फार्मर्स के ऊपर एक बहुत ही छोटा सा केस है कि उड़ीसा की जो टर्मरिक होती है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट की, उसमें 5.5 से 6.6% तक का उसका कर्क्यूमिन कंटेंट होता है, जो कि टर्मरिक को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाता है कर्क्यूमिन. ओके, सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड अ वेरी हेल्दी स्पाइस जो कि उड़ीसा की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और इफ़को किसान है जो हमारा इंडियन फर्टिलाइजिंग प्लांट है इफ़को, तो इफ़को किसान स्पाइसेस में ट्रेड करता है और इट हैज़ ऑर्डर 20 मेट्रिक टन्स ऑफ टर्मरिक फ्रॉम ओडिशा रूरल डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग सोसाइटी. तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये GS3 के पर्सपेक्टिव से ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है कि कैसे हम लोग फार्मर्स के साथ डायरेक्ट परचेजिंग करके मिडल मैन इफेक्ट हटा सकते हैं, उनका फेयर रेम्यूनरेशन बढ़ा सकते हैं. तो और इफ़को भी गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, सो इट इज़ लाइक अ गवर्नमेंट मेजर टू हेल्प द फार्मर्स, राइट. So it has the last line says that the exposure of turmeric farmers has instilled a new confidence, right? So this is important, not from the notes point of view, but from a case study point of view. You can quote this as an example in your GS3 answer, right? So now page 5. You have this case of Italian fishermen being shot by the Indian fishermen being shot by the Italian Marines. So Italy has finally given 4 crores each to those 2 families of each of those fishermen who have been shot, and 2 crores to the owner of the boat. Again, not a very important issue. Sri Lankan nationals staying illegally in Mangaluru held. It is an internal security issue, right? Again, not important. Cases outspace recovery in Maharashtra. Again, right? So cases फिर से अचानक से बढ़ रहे हैं, स्पाइक हो रहे हैं. Again, you only need to be generally aware. It's not important. ये वेदर रिपोर्ट हो गया आपका, राइट. सो अगेन इन दिस पेज ऑल्सो देर इज़ नॉट अ सिंगल न्यूज़ दैट आई फाइंड इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ UPSC, राइट. सो यू कैन फ्लिप द पेज. एडिटोरियल्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप छोटे छोटे न्यूज़ पीसेस के बाद में सबसे एंड में करोगे तो वो आपको ज़्यादा
फ़ायदा रहेगा, बिकॉज you will be able to finish editorials quickly if you know how to read them in a right way. आपको एक एक लाइन नहीं अंडरलाइन करनी है. Not everything written in the editorial is true or correct, and if you have a very critical approach towards editorial reading, this page is also not very useful from the perspective of UPSC, except this news piece which is slowing of project worries the railways. Alright, so this is an issue. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे स्टॉल हो जाते हैं तो उस पर हमारे फाइनेंसेस पे, लोगों की जॉब्स पे क्या फ़र्क पड़ता है. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड अगेन दिस एप्लीकेशन प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन. अगर आपने प्रगति के बारे में, ऐप के बारे में पहले पढ़ा है कि इसकी यूज़फुलनेस क्या है, कैसे यूज़ होता है, सिटीज़न गवर्नमेंट का क्या इंटरेक्शन होता है, गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है, हाउ आर द प्रोजेक्ट्स मॉनिटर्ड. सो फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द यूज़फुलनेस एंड द एप्लीकेशन ऑफ द ऐप फॉर प्रगति. तो ये गवर्नेंस और ये बेसिकली गवर्नेंस का पार्ट है. फ्रॉम द GS3 पर्सपेक्टिव, जिसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आ जाता है, तो इसमें आपका रेलवेज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सिनेरियो है वो कैसा है, ये उसके ऊपर फोकस करता है. राइट, हमारा ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है. यू शुड रीड, जिसमें ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के स्टेशंस लिखे हुए हैं. राइट, इसी तरह वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का भी एक रूट है. तो दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ इट. यू शुड फ्रॉम दिस न्यूज़ आइटम आपको क्या क्या एक्सट्रैक्ट बेसिकली करना है वो है प्रगति एंड ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स. ओके, एंड छोटा सा इशू ये है कि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टॉल हो रहे हैं ड्यू टू पैंडमिक एंड लॉकडाउन इफेक्ट. राइट, एंड नथिंग एल्स इज रेलिवेंट. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इशू, between also important from the perspective of India-Pakistan relation. We all know that our citizen, Indian Navy officer, has been held as hostage in Pakistan. Okay, और इसमें हमारा आ जाता है इंटरनेशनल कन्वेंशन, जेनेवा कन्वेंशन, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो जेनेवा कन्वेंशन है वो बहुत बड़ा अंडरलाइंग इशू है. ओके, सो इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग दिस, इससे भी आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है. सी यू कैन ईज़िली रिड्यूस और बॉयल डाउन द रिक्वायरमेंट ऑफ नोट टेकिंग फ्रॉम द न्यूज़ पेपर्स. राइट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द न्यूज़ आर रेपिटेटिव होती हैं या फिर पॉलिटिकल होती है, और इससे UPSC में तो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है. आई पर्सनली लाइक दीज सेक्शन ऑफ फेथ गाइज. आई डोंट नो व्हाई, बट इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ पीस व्हेन एवर आई रीड इट. आई थिंक did I skip the whole section? No, I didn't. Alright, so this is important. GS2 के अंदर आ जाएगा the importance of getting vaccinated, right? So इसमें बताया गया कि वैक्सीनेशन से बीटा और डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट जो इम्यूनिटी आ जाती है उससे हमारा रिस्क कम हो जाता है. तो 77% कम हो जाता है आफ्टर द सेकेंड डोज, 77% ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड एंड 96% ऑफ गेटिंग हॉस्पिटलाइज्ड. ओके, तो बस इसमें कुछ नहीं, सिर्फ डेटा इंपॉर्टेंट है. तो ये 3 चीज़ें आपको सिर्फ नोट डाउन करनी कि वैक्सीन दोनों डोजेस लगने के बाद 77% प्रोटेक्शन होता है हॉस्पिटलाइजेशन के अगेंस्ट, और 92% प्रोटेक्शन होता है इन द अगेंस्ट द नीड ऑफ ऑक्सीजन. 94% प्रोटेक्शन होता है अगेंस्ट द नीड ऑफ एनी ICU एडमिशन. ओके, अमंग ऑल द डेटा these 3 facts आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यही आपको याद भी रहेंगे.
other than that, how many health workers have been vaccinated, how many have not been vaccinated, ये over the time ये change होता रहेगा. So there is absolutely no use of writing it down. सिर्फ ये static data important है. Alright. US FDA won't will not affect इंडिया इन टर्म्स ऑफ वैक्सीन. तो ये हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस में आ जाएगा, हमारा वैक्सीन पॉलिसी. तो इसका अंडरलाइन इशू ये है, हर न्यूज़ टॉपिक का एक अंडरलाइन इशू एटलीस्ट होता है गाइस. इसका अंडरलाइन इशू है वैक्सीन नेशनलिज्म. हर कंट्री यही चाहेगी कि हमारे सिटीजन्स को पहले से पहले सारी वैक्सीन लग जाए. तो और फर्स्ट थिंग ये आ जाती है. एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रिगार्डिंग द फाइनेंसेस, कि आप उसको एज एन एड फॉरवर्ड कर रहे हो और इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, अनदर सीन एज अनदर अपॉर्चुनिटी एज बिजनेस, अनदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी. सो दिस इज़ एन इशू. इफ यू आर फॉलोइंग इट, इट इज़ कूल. देयर इज़ नो नीड टू टेक एनी नोट्स. Alright, it is yes, you can highlight it as how India is gaining self-reliance in these issues. Okay. So yes, these IL&FS का बहुत ही पुराना इशू चल रहा है, बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है. ये इशू क्या हुआ था, इन्फ्लेटेड बैलेंस शीट का, और जो NBFCs का क्या रोल है हमारी इकोनॉमी में, व्हाट इज़ शैडो बैंकिंग, व्हाई दिस IL&FS इशू हैज़ हैपेंड. तो इसके ऊपर बहुत सारे न्यूज़ आइटम्स एंड एडिटोरियल्स आ चुके हैं. इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग दिस, देन you will not need to take down a single piece of note from this. Alright, so all those who are new, they also should be very careful. और हमको हर चीज़ नोट डाउन नहीं करनी होती है न्यूज़पेपर रीडिंग से. ये चाइना श्रीलंका का फ्रेंडशिप हॉस्पिटल है. इसको हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से ना देख के इंडिया और श्रीलंका का और चाइना का जो ट्रायड है उसके पर्सपेक्टिव से हमें इसको देखना चाहिए कि चाइनीज़ ग्रांट है $60 मिलियन की और $200 बिलियन का हमारा करेंसी स्वैप अग्रीमेंट है. राइट, $19 मिलियन का फर्दर नो ग्रांट दिया है चाइना ने श्रीलंका को. तो ये फ्रेंडशिप हॉस्पिटल है जो कि सबसे बड़ा नेफ्रोलॉजी का हॉस्पिटल है इन साउथ एशिया. राइट, सो ऑल दीज फैक्ट्स आर देयर, बट एट दी एंड हमको इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखना. और इसमें लिखा भी हुआ है कि इंडिया का ग्रांट है टू असिस्ट श्रीलंका, वो $570 मिलियन को जाता है. राइट, सो ये सारे इश्यूज़ है. ऑफ कोर्स ये श्रीलंका चाइना का फ्रेंडशिप, चाइना नेपाल का फ्रेंडशिप, चाइना म्यांमार एंड चाइना बांग्लादेश. चाइना जैसे जैसे अपनी सॉफ्ट पावर साउथ ईस्ट एशिया में या फिर साउथ एशिया में बढ़ाती है, तो उसके ऊपर इंडिया का क्या इम्प्लिकेशन और इंडिया के उस कंट्रीज़ के साथ क्या रिलेशन है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. अभी चाइना इज़ ऑल्सो एट द सेंटर स्टेज ऑफ द वर्ल्ड. एवरीवन इज़ ब्लेमिंग चाइना फॉर देयर बिकॉज ऑफ कोविड. तो लेट्स सी हाउ इट गोज. इंडिया हैज़ ग्रैब्ड दिस अपॉर्चुनिटी. यहाँ पे G7 ने प्लेज लिया है 1 बिलियन वैक्सीन शॉट्स टू द वर्ल्ड. कोरोना वायरस हैज़ बीन द सेंटर स्टेज ऑफ G7 डिस्कशंस. तो अगर आपको ये न्यूज़ मिला है तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको देखना पड़ेगा कि G7, वाई इज़ इट G7 नाउ? इट इज़ एक्चुअली G8 माइनस रशिया. ओके, आफ्टर द रशियन यूक्रेन क्राइसिस, right, G7, Russia has been removed from as a G7 country, and now it G8 group of 8 countries, and now it is G7. Okay, तो वायरस प्राइम इशू था. फिर उसके बाद प्लेज, हर कंट्री ने एक प्लेज लिया है
बिल्डिंग बैक बेटर, इसका थीम आपका इम्पॉर्टेंट हो जाएगा बाकी एग्ज़ाम्स के लिए, जो बैंक और स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनमें कभी कभी आ जाता है व्हाट वाज द थीम फॉर G7 दिस ईयर। हमारी यूपीएससी के प्रीलिम्स में आ जाएगा कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं G7 में, या फिर कितने सालों में G7 की मीटिंग होती है। इस बार जो मीटिंग हुई है दैट इज़ 2 years आफ्टर द पैंडमिक। ओके, बिकॉज 2020 में नहीं मीटिंग हो पाई थी, राइट। G7 का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड है। दिस इज़ फ्रॉम फिल्म्स पर्सपेक्टिव। अदर एग्जाम्स पर्सपेक्टिव में आ सकता है कि थीम क्या था। ओके, सो अ ग्लोबल मिनिमम टैक्स ऑफ एटलीस्ट 15% ऑन MNCs, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है यूएस और यूके के जो रिलेशनशिप होते हैं। एक क्लाइमेट चेंज वाज अनदर की इशू एंड वन इशू वाज द यूके यूएस बॉन्ड विच इज़ एन अलायंस ऑफन कॉल्ड स्पेशल रिलेशनशिप। यूके प्रेफर करता है टू कॉल इट एज एन इनडिस्ट्रक्टिबल रिलेशनशिप। ठीक है, की इश्यूज़ क्या क्या थे, टॉपिक्स क्या क्या थे, क्या क्या आउटकम्स आए G7 में, वो सब इम्पॉर्टेंट है। यू डू नॉट नीड टू टेक द नोट ऑफ दीज इश्यूज अनलेस एंड अनटिल यू आर राइटिंग एन आंसर इन मेंस। ओके, तो उसमें बेसिकली फोकस रहेगा कि आज के टाइम पे G7 का रेलेवेंस क्या है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि प्रोटेस्ट भी हुए थे, दैट वी नीड एक्शंस एंड नॉट वर्ड्स, राइट। इसी का एक्सटेंशन नीचे वाली न्यूज़ में दिया है, जॉनसन हेल्स यूके's इंडिस्ट्रक्टिबल टाइज विद द यूएस। अगेन, इसको अगर हम लोग पढ़ते हैं और इम्पोर्टेंस देते हैं तो हमें ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर इसको देखा जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राइट, यहाँ पे अगेन नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल का इशू है। सो इफ़ यू नो अ लिटिल बिट अबाउट हिस्ट्री कि वाई इज इट नोन एज नॉर्दर्न आयरलैंड, राइट, so you will have a better understanding of this issue. प्रोटोकॉल क्या है और क्यों है, यू शुड गिव इट अ रीड, इट मस्ट बी देयर ऑन विकीपीडिया और britannica.com, राइट। इसी के साथ साथ थोड़ा सा मैप वर्क भी अगर हो जाता है, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, नॉर्दर्न आइलैंड्स, सो इट इज़ क्वाइट कूल इफ यू डू इट। नाउ दिस इशू इज़ रशिया टू सप्लाई हाई टेक सैटेलाइट टू ईरान। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, रशियन ईरान रिलेशनशिप एंड देन ईरान की चाइना के साथ क्या रिलेशनशिप और उसका इम्प्लीकेशन इंडिया पे क्या है, राइट। सो दिस इज़ द इशू बिकॉज आफ्टर US सैंक्शंस ईरान इकोनॉमी हैज़ वर्सनड और जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है वो 10% से बढ़ के अब 50% हो गया है। करेंसी की वैल्यू 4 times डेप्रिशिएट हो गई है। सो दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप। Despite the US sanctions, Russia is taking such steps, so it is good to know, good to take note of, to be precise. Okay, so इसमें जो जो इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट था वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। नो वैक्सीन, नो फोन सर्विस इन पाकिस्तान। सो पाकिस्तान में अभी 3rd वेव चल रही है और जो जो वैक्सीन नहीं लेगा उसका फ़ोन सर्विस काट दिया जाएगा। ऑन अ लाइटर नोट, ऑन अ रादर फनी नोट, US में आई थिंक देयर इज़ अ नेशन न्यू जर्सी, तो इट इज़ गिविंग फ्री बियर टू ऑल दोज हू इज़ गेटिंग वैक्सीनेटेड। It cannot be done in Pakistan, so they are cutting off the phone services. They should give free phones, free recharge to all those people who get vaccinated instead of cutting down the phone service, as per my opinion. राइट, सो ये हमारा बिजनेस वाला सेक्शन आ जाता है। तो इंडिया ऑस्टेरिटी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जितने भी कंट्रोलेबल एक्सपेंडिचर्स हैं उनको 20% के एक्सटेंट तक कट डाउन करने का सोच रहा है। ऑलराइट, सो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स, राइट, लाइक एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, फॉरेन, डोमेस्टिक, उसमें जितने भी कोविड रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स हैं उनको वो सब ऑब्वियसली बाय डिफ़ॉल्ट एक्सक्लूडेड है। और जितने भी
अवॉइडेबल नॉन स्कीम एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कट किया जाएगा। कुछ रेकरिंग एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो गवर्नमेंट को स्कीम पे देने पड़ते हैं, तो उनको तो अवॉइड नहीं किया जा सकता, पर जो जो इम्पोर्टेंट अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनको कट किया जा सकता है और जिनसे बहुत ज़्यादा इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो 20% तक कंट्रोल हो सकता है। ऑलराइट, सो जितने भी रॉयल्टी पेमेंट्स हैं, ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव या क्लोथिंग एक्सपेंडिचर है, उन सबको गवर्नमेंट कट करने का सोच रहा है, ठीक भी है। I think post-COVID, one way to for economic recovery is work from home. It is a game changer, work from home. Alright, यहीं पे आपका vehicle scrappage policy आ गया है, और यहाँ पे this news is related to PSUs. Okay, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू इकोनॉमी को कैसे रिवाइटलाइज किया जा सकता है पोस्ट कोविड. नाउ मैनी पीपल आर complaining that BJP is more focused into building the central vista. Okay, so आप ये सोचो कि कितने सारे कॉन्ट्रैक्टर्स के पेमेंट्स ड्यू हैं, कितने सारे लेबर्स हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है. सो इट इज़ अ वेरी गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. और जहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो सकता है इम्प्लीमेंट, अगर उसको किया जाएगा तो दैट विल बी अ वे towards economic revival only. So of course we should focus on rebuilding the economy with full energy. All right, so okay, now I know why PDF is important. Now ये sports section है. Usually because of UPSC I give least importance to the sports section, but हमारा स्टेट PCS का एग्ज़ाम होता है, हमारे बाकी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके लिए स्पोर्ट्स सेक्शंस इम्पॉर्टेंट होता है. तो कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है स्पोर्ट्स की, अगर उसकी हेडलाइन भी अगर हम लोग एक बार पढ़ लेंगे तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रीड. Don't skip the sports section. I will also try to get into the habit of reading the sports section. Okay, तो सबसे पहले हमारा एडिटोरियल पेज आ जाता है. यहाँ पे 4 न्यूज़ होती हैं, क्योंकि ये सैटरडे एडिशन है तो यहाँ पे वही बड़ी सी केस स्टडी होती है. एंड आई हैव डिसाइडेड टू स्किप दिस वन. अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू नहीं है तो आपको ये केस स्टडी को स्किप करना ही बेटर होता है. तो यहाँ पे आपके 4 एडिटोरियल्स होते हैं, 2 कॉलम्स और 2 बड़े ओपेट्स. ऑलराइट, सो मुझे दोनों कॉलम्स में से कुछ भी नोट डाउन जैसा करने का नहीं लगा. ये मॉनसून मैलेडे के ऊपर चर्चा हो रही है कि पुराने घरों को रिप्लेस करके डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई में होना चाहिए. तो ठीक है, ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है, हम इसको लिख सकते हैं, बट इट विल बी कवर्ड इन द लार्जर इशू. देयर इज़ नो नीड टू get too much into it. And this is also an issue of reporting the deaths that have occurred due to COVID-19 pandemic. ओके, तो यहाँ पे भी सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, डेटा मैनेजमेंट हो गया कोविड का. तो मुझे भी इसमें कुछ नोट डाउन जैसा करने नहीं लगा. Rest is, it's also depends on your opinion. If you feel like it is important to write down in mails, what is important for me personally is data management. What should be done in data administration and management, right? So इसके लिए मुझे सिर्फ ये वाली लाइन important लग रही है, which should be possible in most districts. Last paragraph, यूजुअली ऐसे एडिटोरियल्स का लास्ट पैराग्राफ जो होता है, इट हैज़ मैक्सिमम सॉल्यूशंस. ऊपर उन इश्यूज़ के बारे में बताया जाता है जो हमको ऑलरेडी पता है, जो कि बहुत जनरल होता है. ओके, एंड आवर ऑब्जेक्टिव ओवर हियर इज़ टू सेव टाइम. सो द लास्ट पैराग्राफ यूजुअली इज़ फुल ऑफ सॉल्यूशंस. यू शुड इमीडिएटली टेक नोट ऑफ देम फर्स्ट. नाउ मेन इशू ये मुझे थोड़ा बहुत लगा अच्छा, defocused vaccination on campaigns are possible. So सबसे पहले I check
who are the authors of this editorial or of any editorial. अगर वो किसी political party को belong करता है तो I'm most likely to skip it, right? Most likely. but despite that, अगर उसमें कुछ important data ऐसा है जो नोट करने लायक हो, जो नोटवर्दी हो, then you should take a small note of it. इसमें पूरा editorial अगर आप पढ़ोगे, इतने बड़े एडिटोरियल में इन दो ऑथर्स ने मिल के सेम बात को अलग अलग तरीके से बार बार रिपीट किया. एवरीथिंग ओवर हियर इज़ रेपिटेटिव एंड नो यूजफुल डेटा इज़ गिवन इन दिस एडिटोरियल. तो उसका मैं आपको जस्ट अगर बताऊं तो इट इज़ बेसिकली टॉकिंग अबाउट इक्विटी इन वैक्सीनेशन, राइट? सोशियो डेमोग्राफिक इक्विटी. तो जितने भी हमारे सोशली वीकर सेक्शंस हैं हु लिव इन ghettos एंड slums, right, so they should be vaccinated first. The editorial talks about vaccination camps, right? The editorial talks about door to door vaccination for the elderly and the poor. तो ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं और ये सबके दिमाग में ये अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं. सम लाइन्स आर इम्पॉर्टेंट. लोकल गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल होता है, तो इसमें मुझे इम्पॉर्टेंट अगर कुछ लगा तो वो ये कॉलम था. इट इज़ अबाउट अ केस स्टडी इन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, जिसमें लोकल गवर्नमेंट ने राशन कार्ड होल्डर्स को वैक्सीनेट करने के लिए प्रायोरिटाइज़ किया. बिकॉज राशन कार्ड होल्डर्स आर पुअर, दे हैव नो एक्सेस टू फोन्स एंड इंटरनेट एंड दे लिव इन अ वेरी क्लस्टर्ड मैनर. तो जो हमारे नए वेरिएंट्स हैं कोविड के, दे ऑल्सो स्प्रेड वेरी वेरी ईजीली. तो ऐसे क्लस्टर्स को वैक्सीनेट करने को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए. तो इट इज़ गुड, इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल, राइट? अगेन अनदर वेरी नाइस सोल्यूशन ओवर हियर दैट इज़ गिवन हियर इज़ कि आशा वर्कर्स एंड ANM वर्कर्स के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए टू एंश्योर दैट एवरीवन इज़ वैक्सीनेटेड. ओके, अगेन इक्विटी एंड जस्टिस, लोकल गवर्नमेंट. सो सिर्फ मुझे इस पूरे एडिटोरियल में सिर्फ ये दो बातें अच्छी लगी, राइट? यू ऑल मस्ट बी हैव इन द न्यूज़पेपर एंड यू ऑल नो व्हाट टू टेक नोट ऑफ एंड व्हाट नॉट. तो आपको अपना काम मिनिमाइज़ करना है. हमारा ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए मिनिमम इनपुट्स के साथ मैक्सिमम आउटपुट. ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है. ये इंडियन एम्बेसडर के द्वारा लिखा गया है, हु हैज़ वर्कड इन ईरान. ओके, सो दिस इज़ द सिग्नल फ्रॉम ईरान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? दो चीज़ें हैं खाली. अगेन ईरान की पॉलिटी कैसी है वहाँ में, क्योंकि ये GS2 में आ जाता है ना, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद दैट ऑफ अदर नेशंस. तो इसमें ईरान का डाइकोटोमस पॉलिटिकल ऑर्डर होता है, जिसमें पहले पार्ट में एक नॉर्मल इलेक्शन होता है जिसमें डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है और एक इलेक्टेड नेशनल असेंबली होती है और एक गवर्नमेंट होती है जो असेंबली को के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. जस्ट लाइक वी हैव इट इन इंडिया, सम वॉट, नॉट जस्ट लाइक, सम वॉट. हमारा प्रेसिडेंट तो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, राइट? सेकेंड पार्ट हमारा, जिसको हम लोग हार्ड लाइनर्स कहते हैं, वो हमारे हो जाते हैं अदर पार्ट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर विच इज़ devoted to safeguard the ideology and principles of Islamic revolution. So this part is known as hardliners, and after the issue of USA has after the Donald Trump's maximum pressure strategy, this is written somewhere, right over here. डोनाल्ड ट्रम्प्स पॉलिसी ऑफ मैक्सिमम प्रेशर, राइट? तो ये मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसीज़ ऐसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको अगर हम अपने मेंस में यूज़ करेंगे तो वी गेट बेटर मार्क्स, राइट? इफ़ वी हाईलाइट देम एंड यूज़ देम इन आवर मेंस एग्जामिनेशन, राइट? सो ईरान की इकोनॉमी पे US सैंक्शंस के बाद क्या फ़र्क पड़ा? सी पॉलिटिकल ऑर्डर के बाद फ़र्क ये पड़ा कि पहले जो लिबरल पावर हमारी सर्ज हो रही थी बिकॉज ऑफ द अग्रीमेंट, उसके बाद वो कम हो गई. एंड देन द हार्ड लाइनर्स हैव
again taken stronghold over the Iranian politics. It's not very important. What's important is कि Iranian का political structure कैसा है, right? और उनके जो candidates का selection process है, it is non-transparent. That is the case. Alright, so economy के ऊपर US sanctions का क्या असर पड़ा है कि इन्फ्लेशन रेट 10% से 50% हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट 12% हो गया है. So after Venezuela, I think Iran is the economy which is in deep trouble. Right. So this is all about the editorial. So you can write down the key points in a gist. And then here we are done with the Hindu, right, in 40 minutes. Okay. हम लोगों ने साथ में न्यूज़पेपर पढ़ा and it did not take 2 hours. It took only 40 to 45 minutes, and that is our objective. Minimum input, maximum output. I hope it was useful. Thank you so much for watching and take care.